नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, कहानी बहुत ही कमाल की रहने वाली है और इसमें आपको पल पल डर महसूस होने वाला है, तो आखिर तक कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि अगर आप में से कोई साथी मेरे साथ जुड़कर कहानी लिखना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जाकर मुझसे बात कर ले। साथियों, आज की कहानी हमें एक जेल के कैदी ने सुनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जेल में रहने वाला कैदी हमें एक कहानी कैसे सुना सकता है। तो देखिए, उसको हाल ही में कुछ जरूरी काम से थोड़े समय के लिए पैरोल मिली थी और उसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हो गई। क्योंकि वो मेरे एक दोस्त के रिलेटिव थे तो मेरा दोस्त उनसे मिलने के लिए गया था, तो मैं भी उसके साथ गया था और उसी समय पहली बार मेरी उस कैदी से मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी तो मैं जिस काम के लिए आया हूं वो कार्य पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप महीने भर बाद मेरे से जेल में मिलने के लिए आना और वहीं पर मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही भयानक और दर्द भरी घटना के बारे में बताऊंगा और उसी घटना की वजह से मैं इस जेल में आज कैद हूं। तो दोस्तों, जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिला तो पिछले दिनों में मैं उनसे मिलने के लिए जेल में चला गया और वहां पर लगभग 2-3 घंटे तक हमारे बीच आपस में बातचीत हुई और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने अपने साथ अब तक की जीवन में गुजरी हुई सबसे दर्दनाक कहानी मुझे सुनाई। उनकी कहानी को सुनकर मुझे बस एक ही ख्याल आया कि आखिर भगवान अच्छे लोगों के साथ इतना गलत क्यों करता है। हालांकि फिर दूसरे वक्त यह भी दिमाग में आया कि ये हमारे पूर्व जन्मों में किए गए पापों का ही फल होता है, या फिर इस जन्म में भी हम भूलवश कुछ ऐसे पाप कर देते हैं जिसकी सज़ा हमें इसी प्रारूप में मिलती है। लेकिन ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जो पाप, जो अपराध उस कैदी ने किया ही नहीं है, उन अपराधों की सज़ा वो कैदी क्यों भुगत रहा है। साथियों, अगर आप भी अपनी कोई कहानी, अपनी कोई आप बीती या कोई आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसी कोई घटना हुई हो और आप मुझे सुनाना चाहते हैं ताकि बाकी लोगों तक भी आपकी कहानी पहुंचे, तो आप अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और पूरी कहानी कह दीजिए और फिर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि आखिर में मैं अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेने वाला हूं, तो जल्दी से अपना नाम लिख दीजिए। चलिए तो फिर आज की कहानी पर वापस आते हैं और जैसा कि मुझे उस कैदी ने सुनाया, तो आप उसी के पर्सपेक्टिव से इस पूरी कहानी को सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं रतिशंकर मौर्य जेल से भागा एक मुजरिम हूं। वैसे मेरा जेल से भागने का फैसला सही था या नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर खुली हवा में सांस लेकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। सुजीत मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, भाई, यहां मेरे और तेरे रास्ते अलग होते हैं। फिलहाल मैं तुझे साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता, मगर मेरा पता तेरे पास है। अगर तुझे कभी भी मौका मिला तो मुझे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर वो बाएं बोलकर मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक वो वहां से चला गया। मैंने पीछे से उसे आवाज भी लगाई, लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। घने अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। सुजीत के चले जाने के बाद में भी दौड़ते दौड़ते बहुत दूर तक आ चुका था। अब तक तो हमारे पीछे पुलिस वाले भी लग गए होंगे और उनके शिकारी कुत्ते हमें सूंघते फिर रहे होंगे। मुझे 15 साल की जेल हुई थी और अभी मुझे जेल गए 6 महीने ही हुए थे कि सुजीत का जेल में मिल जाना मेरी जिंदगी के लिए मानो एक वरदान साबित हो गया। उसकी बदौलत ही तो मैं जेल से भागने में कामयाब हो गया। भगवान जाने सुजीत की कितनी पहचान थी कि एक पुलिस वाले ने जेल से निकलने में हमारी भरपूर मदद की थी। लेकिन यह मुझ पे सुजीत का एहसान था कि उसने अपने साथ साथ मुझे भी आज़ाद करवा दिया था। उस पुलिस वाले ने हमें एक नॉर्मल कपड़े भी पहनने के लिए दिए थे, ताकि बाहर कोई कैदियों वाले कपड़े में पहचान ना पाए कि हम जेल से फरार हुए कैदी हैं।
मेरी नजरों के सामने से तो रोड तो कब का ही ओझल हो चुका था। मैं इस घने जंगल और इस अंधेरे में अकेले ही खड़ा था। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा था। थक हार कर मैं एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। मुझे किसी अच्छी जगह की बहुत सख्त जरूरत थी ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं, क्योंकि ऐसे पेड़ के नीचे इस घने जंगल में बैठना शायद मेरे लिए परेशानी का कारण बन सकता था। इसलिए मैं कुछ सोचकर उस बरगद के पेड़ के बगल वाले पेड़ पर चढ़ गया। मुझे महसूस हुआ कि यह एक बेर का पेड़ था जिस पर मोटे मोटे बेर लगे हुए थे। भगवान मेरी भूख का प्रबंध तो कर ही दिए थे। मैंने जल्दी जल्दी बेर तोड़कर खाने शुरू कर दिए थे। रात गहरी होती जा रही थी और मैं इस बियाबान में बेर के पेड़ पर बैठा था। अभी मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, मगर मैं क्या करता? आखिर इंसान था, दौड़ दौड़ कर थक चुका था। मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले इतना फालतू बैठे हैं कि जो इतनी रात को वह इस घने जंगल में हमारे पीछे भाग कर आएंगे। बात सिर्फ मेरी होती तो कुछ और ही बात थी, मगर मेरे साथ एक खतरनाक मुजरिम और भी था जो कि सुजीत था। मुझ पर तो एक कत्ल का इल्जाम था, मगर सुजीत पर तो कई खून का इल्जाम था। मुझे हल्की सी झपकी आने लगी थी। मैं जानता था कि यहां रुकना खतरनाक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। यह सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और उस डाल पर टेक लगाकर बैठ गया और अपनी थकान दूर करने लगा। मैंने आंखें मूंद ली तो मेरा अतीत मेरे सामने किसी फ्लैशबैक की तरह चलने लगा और इसके साथ ही सुष्मिता की मनमोहिनी सी सूरत मेरे सामने आ गई। मगर वह खूबसूरत चेहरा अंदर से कितना बदसूरत था और कितना धोखेबाज था, यह सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने सुष्मिता को मार डाला, मगर वह थी ही इस काबिल, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था और उसकी सजा यही थी। मैं एक बैंक मैनेजर था, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। पिताजी का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ ने मुझे बहुत परेशानियों से मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उनका भी मेरे लिए हर माँ की तरह उनके दिल में अरमान थे कि एक अच्छी सुशील और संस्कारी बहू घर आ जाए तो परिवार पूरा हो जाए। सुष्मिता का रिश्ता जब मेरे लिए आया तो उसका रिश्ता पाकर माँ बहुत खुश थी। मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसा मैं चाहता था सुष्मिता बिल्कुल वैसी ही थी। शादी के बाद हमारी जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। सुष्मिता मेरी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। हम दोनों बहुत खुश रहते थे। वह न सिर्फ शक्ल की अच्छी थी, बल्कि बहुत ही संस्कारी और नरम दिल की थी। शादी के बाद अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और वह कुछ महीनों तक बीमार रहने के बाद एक दिन उनका देहांत हो गया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अगर कोई अपना कहना वाला था तो वह सिर्फ सुष्मिता थी। सुष्मिता एक अच्छी बीवी और जिम्मेदार गृहिणी की तरह पूरे घर को संभाले हुए थी। मैं भी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। जितना मुझसे होता मैं उसे हर तरीके से ऐशो आराम और सुख देता। हमारी शादी को 2 साल हो गया था, मगर अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने इस बात की कोई भी शिकायत भगवान से नहीं की और ना ही मैंने सुष्मिता से कभी इस बात के लिए बोला। मैंने इसे अपनी किस्मत की मर्जी समझ लिया। चलो, जब औलाद होनी होगी तो होगा। डॉक्टरों के मुताबिक तो हम दोनों ही फिट थे। सुष्मिता कभी कभी इस बात को बोलती, लेकिन फिर खुद ही साथ में मुझे भी समझाती और तसल्ली देती कि एक दिन भगवान हमारी गोद जरूर भरेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही सुष्मिता का रवैया मेरी तरफ कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इसके पीछे क्या राज है। पता तो उस दिन चला जिस दिन मैं बैंक से पहले ही घर वापस आ गया और फिर मैंने सुष्मिता को किसी और आदमी के साथ उसके कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं अपने आपे से बाहर हो गया और मैंने उस आदमी को पिटना शुरू कर दिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा और फिर इसी कोशिश में वह किसी हद तक कामयाब हो गया और मेरे हाथ से बचकर निकल गया। सुष्मिता वहीं कोने में खड़ी थी। मैंने सुष्मिता को घूर कर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। मैं उसे हमेशा से बहुत ही अच्छी और मासूम समझता था। मेरे सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल टूट चुका था और मैंने सारा गुस्सा सुष्मिता पर निकाल दिया।
मैंने अपने अलमारी से रिवॉल्वर निकाल लिया। सुष्मिता मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और माफी मांगने लगी, लेकिन मैं तो बिल्कुल पत्थर सा भी बेजान हो गया था और मेरे सर पर खून सवार था। मैंने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और तीनों गोलियां उसके सीने में उतार दी। मैं उस वक्त गुस्से में सब कुछ कर बैठा था, लेकिन जब होश आया तो मेरे हाथ में पिस्तौल थी और मैं सुष्मिता की लाश के सामने खड़ा था। मैंने जो कुछ किया वो सही किया। उस जैसी बेवफा औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। और फिर मैं थोड़ा परेशान सा हो गया कि यह सोचकर कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मैंने मेरी बेवफा बीवी का खून कर दिया था, लेकिन मैं करता भी क्या। उस टाइम पर मैंने जो सही समझा मैंने वही किया। अब मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहता था। मैंने घर से पैसे और गहने उठाए और सोचा कि ये सब लेकर ही भागूंगा तो मुझे आगे कहीं दूर शहर में गुजारा करने में मदद मिलेगी। मगर इससे पहले कि मैं वहां से निकलता कि पड़ोस के लोग गोलियों की आवाज सुनकर दरवाजा के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। अब मेरे लिए घर से बाहर भागना बहुत मुश्किल था और मैं छत से भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि हमारी छत दूसरी छतों से बहुत ज्यादा ऊंची थी और आसपास के मकान जो हमारे दोनों तरफ थे वह बहुत नीचे थे। इसलिए मैं किसी दूसरे मकान की छत पर नहीं जा सकता था। मेन दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तभी मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा, क्योंकि दरवाजे पर काफी सारे लोग खड़े थे और अजीब सी नजरों से मुझे देख रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक आदमी ने बोला, "ये फायरिंग की आवाज कैसी थी?" मैंने घबराकर कहा, "कुछ नहीं, बस मैं हवाई फायरिंग कर रहा था।" उस आदमी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मुझे फिर भी शक की नजरों से ही देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, "भाई देखो अंदर क्या मामला है, क्योंकि मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है।" उनमें से 2 लोग मुझे धक्का देकर भागते घर में दाखिल हो गए। इससे पहले कि मैं उन्हें रोकता वो अंदर तलाशी लेने पहुंच चुके थे और फिर दोनों घबराकर बाहर निकले और बोले, "अंदर तो सुष्मिता की लाश पड़ी है।" लोग उस वक्त समझ गए थे कि कुछ गलत हो रहा है। मुझे 2 लोगों ने पकड़ लिया और कहने लगे, "कोई पुलिस को बुलाओ।" मैंने उन सबको धमकी दी कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, यह मेरा और मेरी बीवी का मामला था और तुम लोग इससे दूर रहो। लेकिन वो लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मोहल्ले वाले पहले ही मुझे एक बुरा इंसान समझते थे। पूरे मोहल्ले में मैं मशहूर था कि मैं एक रिश्वतखोर आदमी हूं। मैं उन सबको फिर बोला, "अगर मैं तुम लोगों की वजह से पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा।" वह सब मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे और कुछ लोग तो गालियां भी निकालने लगे। मैंने फिर बोला, "अगर आज मैं तुम लोगों की वजह से पकड़ा गया ना तो तुम सब एक एक का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना।" मगर मेरे मोहल्ले के किसी आदमी ने मेरी बात नहीं सुनी और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने सबूत सहित मुझे गिरफ्तार कर लिया और सुष्मिता की लाश अपने कब्जे में ले लिया। मेरे मकान पर ताला लगा दिया गया। मैंने पुलिस को साफ बयान दे दिया कि हाँ, मैं अपनी बीवी का कातिल हूं, इसलिए कि वो बेवफा थी। वो मेरे अलावा किसी और आदमी के साथ ताल्लुक रखती थी। पुलिस ने पूछा कि क्या मैं उस आदमी को जानता हूं जिससे मेरे बीवी के संबंध थे। मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानता, लेकिन उसकी शक्ल मुझे अच्छे से याद है। अगर मैं जेल से कभी भी निकला ना तो मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। पुलिस वाले भी मेरी इस ढिठाई पर बहुत हैरान हुए और फिर कुछ कोर्ट कचहरी के बाद में ही मुझे जेल हो गई। मैं अपने की पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था। मुझे सुष्मिता की बेवफाई बहुत याद आती थी और मुझे उससे नफरत हो गई थी। मेरे बस में होता तो मैं उसका कई बार खून कर देता। जेल में ही मेरी दोस्ती सुजीत से हुई, जो एक छटा हुआ बदमाश और खूनी था। उसका ताल्लुक एक खतरनाक गिरोह से था। वो मेरे बाद जेल में आया था। मेरी उससे दोस्ती कैसे हुई यह मैं नहीं जानता, लेकिन अचानक ही वो कुछ दिनों में मेरे बहुत करीब हो गया। उसने एक दिन कहा कि घबराओ नहीं, एक दिन हमें यहाँ से निकलने का मौका जरूर मिलेगा और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। सुजीत ने जेल से भागने में मेरी भरपूर मदद की।
वह मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। अचानक मेरी इस सोच के साथ आंखें खुली और मैं अपने अतीत से बाहर निकल आया। मैं जंगल में आधी रात को इस पेड़ की डाल पर आंखें बंद की बैठा हुआ था कि तभी अजीब सरसराहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। वो सरसराहट की आवाज बहुत ही भयानक और डरावनी थी। वह भयानक आवाज मेरे दोनों कानों को बहुत ही तेजी से टकराई थी। मैं हैरान होकर नीचे देखने लगा और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही हो। मैं बहुत ही ध्यान से नीचे देखता रहा तो मुझे ऐसा लगा शायद पुलिस हमें ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंची हो। लेकिन मेरी यह गलतफहमी कुछ सेकंड में ही दूर हो गई। मैं तो बिल्कुल सुन्न सा हो गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही भयानक मंजर था जो दिल दहला देने वाला था। एक बहुत ही भयानक और डरावने शक्ल वाला वो न जाने इंसान था या कोई राक्षस, या पता नहीं क्या था। नीचे धीरे धीरे अपने पांव को घसीटता हुआ चला आ रहा था और फिर वह धीरे धीरे उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गया जिस पेड़ पर मैं बैठा हुआ था। उसे देखकर तो डर के मारे मेरी कंपी सी छूट गई। मेरी तो धड़कनें तेज चलने लगी थी, क्योंकि वो कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही डरावना और भयानक था। वो क्या था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी था दिल दहला देने वाला था। उसे देखकर कोई तुरंत मर भी सकता था। उसके दो दांत होंठों के दोनों किनारे थे। होंठ अजीब से मोटे, काले और बड़े थे। उसकी नाक पतली और इतनी लंबी थी कि उसके ठोड़ी तक आ रही थी। आंखें बिल्कुल लाल, बड़ी, जैसे पुतलियां बाहर की ओर निकली हो। अचानक से ही वो हवा में इधर उधर सूंघने की कोशिश करने लगा, जैसे किसी चीज को महसूस कर रहा हो। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, कहीं उसकी नजर मुझ पर न पड़ जाए। और फिर वही बात हुई जिसका मुझे डर था। वो ऐसे चारों तरफ सूंघते सूंघते अचानक ऊपर सूंघने लगा और उसकी नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वह मुझे एकटक घूरने लगा। उस अंधेरे में भी उसकी लाल आंखें बिल्कुल चमक रही थीं और मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। उस हल्की चांदनी रात में जो घने पेड़ों से हल्की चांद की रोशनी छन कर आ रही थी, उसमें उसे मैं बहुत ही साफ साफ देख सकता था। मैंने अपने आसपास की निकली डाली को कस के पकड़ लिया। मैं डर गया कि कहीं वो ऊपर पेड़ पर ना आ जाए और मुझे मार ना डाले, लेकिन अगले ही पल में सुन्न सा हो गया। न जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि मैं उसकी आंखों की तरफ नीचे खींचा चला गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य सी शक्ति मुझे नीचे की तरफ खींच रही हो। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़ रखा हो। अगले ही पल में धड़ाम से नीचे उसके सामने ही गिरा और फिर मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। शायद मैं पूरी रात बेहोश पड़ा था। जिस वक्त मुझे होश आया तो सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही थीं। वो दिन का न जाने कौन सा वह पहर था। मैं कितनी देर बेहोश रहा यह मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना याद था कि वो भयानक और डरावना साया जिसे रात में मैंने देखा और किसी अनचाही शक्ति से बंधा हुआ मैं उस भयानक साए के सामने गिर गया था। और फिर मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे होश नहीं रहा। लेटे लेटे ये सब सोचते हुए मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन बहुत अजीब सी बात हुई कि मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। और हैरत की बात तो यह थी कि उठने के बाद मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि रात को उस डरावने साए ने मेरे साथ क्या किया और उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगा था कि वह मुझे जिंदा छोड़ेगा। खैर, इन सब बातों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर भी मैं बहुत ही असमंजस में कुछ देर वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा। फिर मैं भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी जान बच गई। भगवान ने बचा लिया उस खतरनाक डरावने राक्षस से। फिर मैं धीरे धीरे कदमों से वहां से आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मुझे चलते हुए अभी कुछ देर हुआ था कि मुझे बहुत ज्यादा ही प्यास और भूख महसूस होने लगी। मैं अपने चारों तरफ पानी की तलाश में देखने लगा। तभी मुझे दूर किसी झरने से पानी के गिरने की आवाज आई। झरना मुझसे कितना दूर था इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था,
लेकिन मैं उस पानी के गिरते आवाज की तरफ चलने लगा। वहां से कुछ दूर आगे चलकर बहुत ही घने जंगलों के बीचों बीच एक बहता हुआ पानी का झरना नजर आया। तो मैं उस झरने की तरफ तुरंत आगे बढ़ा और झरने से पानी पीना शुरू कर दिया। प्यास मिटाने के बाद मैं वहां से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जो ही मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी नज़र एक छोटे से जानवर पर पड़ी जो दिखने में एक छोटी सी लोमड़ी जैसा लग रहा था। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी और मेरी भूख तेज हो गई। मैंने उस जानवर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। वो जानवर मुझसे जान बचाने के लिए इधर उधर छलांग लगाने लगा, लेकिन मुझ में न जाने इतनी ताकत कहां से आ गई कि मैं एक ही झटके में ही उस पर झपट पड़ा और उसे पकड़ लिया। मेरे हाथ में आते ही वो जानवर बुरी तरह तड़पने लगा और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने भरपूर ताकत से उसे चीर डाला और उसे कच्चा ही खाने लगा। उस वक्त मैं अपने होश में नहीं था। मुझे अभी अंदाजा नहीं था कि मैं कच्चा मांस खा रहा हूं, जबकि मैं एक शुद्ध शाकाहारी इंसान था। पूरा मांस खाने के बाद मैंने उस जानवर की खाल फेंक दी और फिर से मैंने उस झरने के पास जाकर खूब सारा पानी पिया। मैंने सोचा कि इस जंगल में रुकने के बजाय मुझे आगे की तरफ सफर करना चाहिए। मैं जंगल में आगे जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। मुझे नहीं पता यह रास्ता मुझे कहां ले जाएगा, लेकिन बस मैं वहां जंगल में रुकना नहीं चाहता था। मैं आगे बढ़ने लगा। जंगल में चलते चलते शाम हो गई, मगर जंगल था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। उस जंगल में मुझे बहुत सारे जंगली जानवर नजर आए जो मुझे देखकर मुझसे दूर भागने की कोशिश करते। हालांकि जंगली जानवर तो इंसानों पर हमला कर देते हैं, मगर हैरत की बात थी कि वो जानवर मुझसे दूर दूर भाग रहे थे। जंगल बहुत ही घना और भयानक था। उस जंगल में सफर करते करते मुझे काफी देर गुजर गई। वो जंगल तो मेरे अंदाज से भी ज्यादा घना और खूब अंधेरे से घिरा हुआ था। चलते चलते शाम हो गई और फिर रात हो गई। मैं अभी तक इस जंगल में भटक रहा था। अब रात काफी हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद रात के वक्त किसी पेड़ पर चढ़कर बैठना ही सही था, क्योंकि नीचे कहीं ऐसा ना हो कोई खतरनाक जंगली जानवर या फिर ऐसे ही कोई भयानक साया जो पिछली रात उसे दिखा था वैसे ही पीछे पड़ जाए। वो तो भगवान का शुक्र है कि कल रात वो किसी तरह बच गया, लेकिन हर रोज ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने वहां पर एक मोटा पेड़ देखा जिनकी टहनियां काफी मोटी थीं और उसके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े और घने थे। मैं उस पेड़ पर चढ़कर एक मोटी सी टहनी पर बैठ गया, लेकिन मुझे उस टहनी पर बैठते ही किसी और के पहले से ही होने का एहसास हुआ। मैंने अपनी दाईं तरफ देखा तो मेरी सांसें तो मानो रुक सी गई और मेरे शरीर में खून भी जम गया, क्योंकि उन घने पत्तों के बीच उस टहनी पर पहले से ही कोई मौजूद था जिसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थीं जैसे दिए जल रहे हैं और उसमें से खून निकल रहा था। मुझे साफ नजर आ रहा था कि वह कोई चुड़ैल थी। मैं उसे देखते ही समझ गया कि वो कोई चुड़ैल थी। इससे पहले कि मैं पेड़ से उतरने की कोशिश करता, उस चुड़ैल ने हाथ पड़कर मेरी गर्दन दबोच ली। मैं फिर भी पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, मगर उसने मेरी गर्दन को बहुत जोर से दबोचा था। उसने बहुत जोर की डरावनी चींख मारी और फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा लगा जैसे उसने आग को छू लिया हो, और वो सहम सी गई और फिर चींखती हुई पेड़ के ऊपर ही टहनी पर छलांग लगाते उन मोटी टहनियों के घने पत्तों के बीच गायब हो गई। उसका ऐसा अचानक सहम के दूर जाना मुझे समझ नहीं पाया। मैं तुरंत उस पेड़ से नीचे उतरकर भागा। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। एक पल के लिए मुझे लगा था कि वो चुड़ैल मेरी जान ही ले लेगी। फिर मैंने बहुत तेजी से वहां से दौड़ लगा दी। मैं कितनी देर तक दौड़ता रहा ये मुझे भी मालूम नहीं। मैं बस तेज भागता रहा और यह भयानक जंगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे साथ 2 बार ऐसा डरावना हादसा हो चुका था। अंदर से मैं भी काफी डर गया था और दोनों बार शायद भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया। इसका मतलब यह साफ जाहिर हो गया था कि यह जंगल खूंखार जंगली जानवरों के साथ साथ भूतों और चुड़ैलों से भी भरा था। मुझे जितनी जल्दी हो इस जंगल से निकल जाना चाहिए था। भागते भागते मैं एक जगह रुका। वहां मैंने देखा तो उस जगह पेड़ों की तादाद कुछ कम थी
और जंगल वहां से कम घना था। जब यहां से छोटे मोटे तिल और कटीली झाड़ियां शुरू हो गई थी, मैं चारों तरफ देखने लगा तो मुझे हल्के चांद की रोशनी में कुछ दूरी पर एक बंगला नजर आया। मैं थोड़े आश्चर्य में था कि इस घने जंगल में इस बंगले का होने का क्या मतलब है। इस वीराने में यह बंगला किसने बनाया होगा। मैं उस बंगले की तरफ बढ़ने लगा और यह सोचते हुए कि शायद वहां कोई रहता है तो आज रात रहने का आश्रय मिल जाएगा। दूर से तो वो बंगला उतना बड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन पास पहुंचने पर वह हद से ज्यादा बड़ा था। मैंने जब पास से उस बंगले को देखा तो ऐसा महसूस हुआ वहां अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। वह बंगला बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी दीवारों पर बहुत अजीब से जानवरों की चित्रकारी की गई थी, जो कि देखने में काफी डरावनी थी। मैं यह सब देखकर तो ऐसे ही खौफ खाने लगा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, लेकिन मैंने फिर सोचा कि इस जंगल में रात गुजारने से अच्छा है कि मैं इस बंगले के अंदर ही चला जाऊं। यही सोचकर मैं उस बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मैं बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वहां मुझे अजीब डरावना सा एहसास हो रहा था। बंगले का दरवाजा भी बिल्कुल स्याह लकड़ी का था, जिसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा कुंडा लगा हुआ था। मैंने दरवाजे को बहुत जोर से धक्का दिया तो दरवाजा अजीब से चिड़चिड़ाहट के साथ खुलता चला गया। सामने से नजर आने वाला कमरा एक बड़ा सा हाल था। वो बंगला 2 मंजिला था। उसमें बहुत सारे कमरे थे। हाल के दाएं तरफ 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा था जो कि अंदर से बंद लग रहा था और उसके बगल वाला कमरा था जो कि खाली लग रहा था और उसका दरवाजा भी खुला हुआ था। इतने घने अंधेरे में भी मुझे साफ समझ आ रहा था कि वह कमरा खाली है और वहां कोई भी सामान नहीं रखा हुआ है। मैं धीमे कदमों से चलता हुआ उस खाली कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैं सोचने लगा कि यह बगल वाला कमरा अंदर से बंद क्यों है? कहीं उसमें कोई है तो नहीं? क्या मुझे एक बार उस कमरे के दरवाजे को खोलना चाहिए? काफी देर सोचने के बाद मैंने यह फैसला लिया था कि मुझे यही बैठना चाहिए और फिर यही सोचकर मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे पूरी रात यही रुकना था और सुबह होते ही मैं यहां से निकल जाना चाहता था। वैसे भी मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि वह उस बंद दरवाजे को खोलकर देखूं वहां क्या है क्या नहीं है। अभी रात काफी बाकी थी और बाकी रात मुझे यही गुजारनी थी। अभी मुझे कमरे में बैठे हुए कुछ ही देर हुए थे कि और मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक से मुझे किसी औरत की फुसफुसाहट की और फिर सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो वो आवाज बगल वाले बंद कमरे में से ही आ रही थी। अचानक वो सिसकियां एक गुर्राहट में बदल गई। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर भी मैं हिम्मत करके उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। अब वह आवाज आना बंद हो चुकी थी और बिल्कुल सन्नाटा छाया था। फिर भी मैं धीरे धीरे चलते हुए उस बगल वाले बंद कमरे की तरफ गया। मैंने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बहुत मजबूती से बंद था। मैं खोलने की कोशिश लगातार करते रहा, लेकिन वह दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इतने में अचानक एक औरत की बहुत डरावनी सी आवाज आई, दरवाजे को जोर से धक्का दो। यह आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरा दिल किया कि मैं अभी यहां से भाग जाऊं, क्योंकि मैं वो डरावनी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा ही डर गया था। मगर फिर मैंने सोचा कि शायद उस औरत को मेरी मौजूदगी का एहसास है और मैं अगर यहां से भागने की भी कोशिश करूं तो वह शायद बाहर नहीं जाने देगी। इसीलिए मैंने दरवाजा खोलना ही सही समझा। मैंने दरवाजे को फिर जोर जोर से धक्का दिया तो दरवाजा अचानक ही खुल गया और मैं जब उस कमरे में गया तो कमरे के अंदर का मंजर देखकर एक पल के लिए तो मेरे रगों में मानो खून जमने लगा, क्योंकि कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का तख्ता पड़ा हुआ था और उस तख्ते पर एक कफन में लिपटी हुई औरत की लाश रखी हुई थी, जिसमें से हल्की हल्की सिसकियां और धीरे धीरे फुसफुसाने जैसी आवाज आ रही थी। मैं थोड़ा और ध्यान से देखा तो वो आवाज औरत की लाश के मुंह से निकल रही थी। ऐसा भयानक मंजर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डरकर मैं वापस मुड़ के कमरे से बाहर दौड़ने ही वाला था कि उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया।
मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर मैं बुरी तरह नाकाम रहा। उस औरत की लाश से फिर बहुत ही भयानक सी आवाज निकाली, डरो मत, मेरे करीब आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो सर से पैर तक कफन में लिपटी हुई थी। मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि अगर यह औरत की लाश है तो फिर यह लाश बोल कैसे रही है। इस बात पर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मैंने फिर उसकी बातों को अनसुना कर दिया और दरवाजे को लगातार खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर मैंने अचानक मुड़ के पीछे उस औरत की लाश की तरफ देखा तो उसके मुंह से लगातार सिसकियां निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दर्द में है। फिर उस औरत ने थोड़ा रोने जैसी आवाज में बोला, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैंने घबरा कर कहा, मुझे यहां से जाने दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। औरत की आवाज फिर से आई, तुम ही वो इकलौते इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैंने बहुत सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है, तुम मुझे छोड़ ऐसे नहीं जा सकते। फिर वो थोड़ी कड़क आवाज में बोली, मेरे करीब आओ और मेरी मदद करो, तभी तुम यहां से निकल पाओगे, नहीं तो सारी जिंदगी यही सर पटक कर मर जाओगे। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। मैं वहीं चुपचाप खड़ा रहा। वह फिर से बोली, मेरा इंतजार यूं बेकार नहीं जा सकता। मैंने बहुत साल तुम्हारे इंतजार में वक्त गुजारा है, क्योंकि तुमसे पहले यहां इस बंगले में भूले भटके जो भी आया वो यहां से कभी जिंदा नहीं जा सका है, और मेरे तक तो पहुंचने में कोई कभी कामयाब नहीं हुआ। यहां तक पहुंचने वाले पहले इंसान तुम हो। इसका मतलब यह है कि मुझे इस मुसीबत से तुम ही छुटकारा दिला सकते हो। उसकी यह बात सुनकर मैं उस औरत की लाश की तरफ धीमी कदमों से बढ़ा। जब मैं उसके और करीब पहुंचा तो मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसे देखकर मेरी आंखें डर से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस औरत की लाश के सीने में खंजर घुसा हुआ था और औरत के जिस्म और कफन पर एक खून के छिंटे भी नहीं दिख रहे थे। मैंने घबरा कर पूछा, तुम हो कौन? उसने बोला, मैं कौन हूं और मेरी कहानी क्या है। मैं ये सब ना तो तुम्हें बताना चाहती हूं ना इतना वक्त है। बस इतना समझ लो कि मैं बहुत तकलीफ में हूं और कई 100 साल पहले मेरा खून कर दिया गया था। मैंने तो अपने जिंदगी में अच्छे से दुनिया के सारे सुखों को महसूस भी नहीं किया था। खैर, वो सब छोड़ो, तुम वो करो जो मैं कह रही हूं, क्योंकि मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी। लेकिन मेरे सीने से यह खंजर निकाल दो पहले। मैं इसी सूरत में दोबारा जिंदा हो सकती हूं। कफन में लिपटी हुई उस औरत की बातें सुनकर खौफ से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का चेहरा थोड़ा ऊपर से खुला तो यह मंजर बहुत ही भयानक था, क्योंकि उस औरत की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पत्थर सी लग रही थी और वो ऊपर छत पर जमी थी। उसके मुंह से लगातार दर्द भरी सिसकियां और कराहें निकल रही थीं। वो कई 100 साल से वहां मुर्दा पड़ी हुई थी, तो फिर वो बोल कैसे सकती थी? यह कोई काली शक्ति थी या कोई जादू था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ना चाहा तो उसकी भयानक सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुम इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम्हारी कोशिश बेकार है, मूर्ख इंसान, तुम यहां से नहीं निकल सकते हो। मैं जानती हूं तुम्हारे जिस्म पर शाकाल जिन्न का कब्जा है, मगर उसके बावजूद भी तुम यहां से नहीं निकाल सकते हो जब तक मैं ना चाहूं। इसलिए अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो आजमा के देख लो। मैं फिर से दौड़ के दरवाजे तक गया और जोर जोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा था कि खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा बिल्कुल जाम हो गया हो। मैं काफी देर दरवाजे को धक्का देता रहा, उसे हर तरीके से खोलने की कोशिश करता रहा, मगर मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। मैं थक हार कर वापस उस औरत की लाश के पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। मैं कुछ पल तक उसे एकटक देखता रहा। उसके मुंह से लगातार कराहें निकल रही थी और फिर मैंने कुछ सोचकर उसकी बात मानने का फैसला ले लिया। मैंने उसके पास जाकर उसके सीने में लगे खंजर को पकड़ा और पूरी ताकत के साथ खींच लिया। खंजर बाहर निकलने की ही देर थी कि ऐसा लगा जैसे कमरे में भूचाल सा आ गया हो। अजीबोगरीब डरावनी भयानक चीखों की आवाजें आने लगी।
कुछ देर ऐसे ही चीख पुकार जारी रही। मैंने अपने दोनों कानों पर अपने हाथों को रख दिया। फिर अचानक से पूरे कमरे में एकदम खामोशी छा गई और अचानक ही वह कफन में लिपटी औरत उठकर बैठ गई। उसका ऐसा उठना, यह मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। वह ऊंची ऊंची और गहरी सांस ले रही थी और खौफनाक आंखों से मुझे घूर रही थी। लेकिन अब उसकी वह दर्द भरी सिसकियां और कराहें थम चुकी थीं। उस कफन में लिपटी औरत ने बोला, शाकाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे शाकाल के नाम से पुकार रही थी। उसके हिसाब से मेरे जिस्म पर किसी शाकाल जिन्न का कब्जा था। उसने फिर बोला, तुमने मुझे कई 100 साल के इस श्राप से निजात दिला दी। अब तुम इस इंसान समेत यहां से जा सकते हो। ये कहते हुए उसने फिर दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाजा खुल चुका था। मैंने 1 सेकंड की भी देरी न करते हुए कमरे के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बाहर अभी भी अंधेरा काफी था, फिर भी मैं उस बगल वाले खाली कमरे में ठहरने के बजाय उस बंगले से बाहर घने जंगल की तरफ दौड़ते हुए चला गया। मुझे इस कदर घबराहट हो रही थी कि मैं रुके बगैर टीलों और झाड़ियां के बीच से भागना शुरू कर दिया। मैं जितनी जल्दी हो सके इस भयानक और खौफनाक जगह से निकल जाना चाहता था। मैं काफी देर तक दौड़ता रहा। वो भयानक इमारत और वो कफन में लिपटी डरावनी औरत अब शायद मेरे बहुत पीछे रह गए थे। मेरी जगह कोई और इंसान होता तो शायद उस डरावनी औरत और उस खौफनाक मंजर को देखकर डर से ही मर गया होता। मगर मैं समझता हूं कि मैंने हिम्मत बरकरार रखी थी। यह तो पता नहीं मेरी बहादुर का काम था या शाकाल जिन्न का मेरे ऊपर कब्जा। मैं उसके सामने भी मजबूती से खड़ा रहा और उसके सीने से खंजर निकालकर वहां से निकलने में भी कामयाब हो सका। उस औरत के साथ गुजरे वो पूरा समय बहुत ही खौफनाक और डरावना था मेरे लिए। अब मैं उस खौफनाक बंगले और उस कफन में लिपटी हुई औरत के इलाके को बहुत पीछे छोड़ आया था, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार भागे जा रहा था। हैरत की बात तो यह थी कि इतना तेज होने के बावजूद भी मुझे जरा भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन उस डरावनी औरत की आवाज मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी कि तुम्हारे जिस्म पर शाकाल जिन्न का कब्जा है। कुछ दूर और भागते हुए मुझे कुछ ही दूरी पर खेत में एक आदमी हल चलाता हुआ दिखा। अब सुबह भी होने वाली थी, तो उसे देखकर मैं समझ गया कि शायद इसके आसपास ही कहीं कोई कस्बा या गांव होगा। अब मैं थक हार कर वहीं गिर पड़ा और ऊंची ऊंची गहरी सांस लेने लगा। सूरज की हल्की रोशनी भी मेरी आंखों पर पड़ रही थी। फिर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर तक आंखें बंद किए हुए मैं वहीं नीचे जमीन पर लेटा रहा। जब थोड़ी सी थकान दूर हुई तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर उठ खड़ा हुआ और उस तरफ चलने लगा जिधर वो आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। वो आसपास के ही किसी गांव का लग रहा था। मैं उसके पास गया और कुछ दूरी पर ही खड़ा होकर उसे देखने लगा। वो आदमी बहुत ही मेहनत से अपने खेतों में काम किया जा रहा था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे देखकर वो बहुत हैरत से पूछने लगा, क्यों भाई, कहां से आए हो, किससे मिलना है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मैं तो एक मुसाफिर हूं, इधर से जा रहा था, काफी थक गया हूं और थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूं। तो वो बोला, लेकिन भाई, इस गांव में तो कोई भी सराय या होटल नहीं है। बेहतर है कि तुम यही पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाओ और आराम कर लो कुछ देर। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो और खाना चाहो तो अभी कुछ देर में मेरे घर से खाना आएगा, तो तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा सकते हो। उस आदमी ने बहुत ही प्यार से कहा, तो मैंने उसे धन्यवाद बोलकर वहीं पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया और उससे बोला, हाँ, भूख तो मुझे लगी है, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। वो आदमी बोला, ठीक है, आप बैठिए, यहीं आराम करिए। ये कहते हुए वो आदमी वापस से खेत में काम करने लगा और मैं वहीं पेड़ की छांव में बैठकर उस आदमी को काम करते हुए देखने लगा। काफी देर गुजर गई तो उस आदमी की बीवी खाना लेकर वहीं खेत में आ गई। खाने को देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। सचमुच बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। वो आदमी भी। मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा था वहीं पर खाना लेकर चला आया। फिर हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे और उसकी बीवी खाना देकर चली गई। खाना खाने के बाद मुझे अब काफी अच्छा लग रहा था।
अब मेरी पूरी भूख भी मिट गई। मैं आराम से फिर उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उस आदमी ने पूछा, भाई तुम्हें जाना कहाँ है? मैंने उसे बताया, दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए निकला था और मेरे दोस्त यहीं पास वाले जंगल में ही मुझसे बिछड़ गए। रात का वक्त था तो मैं रास्ता भूल गया और भटकते हुए इधर आ गया। मेरी बातें सुनकर वो किसान हैरत से मुझे देखने लगा और बोला, भाई यह जंगल तो बहुत ही खतरनाक और भयानक है। जंगली जानवरों और अजीब गरीब चीजों से भरा पड़ा हुआ है। इस जंगल के बारे में तो हमारे सारे गांव में मशहूर है कि यह बहुत ही भूतिया जंगल है। यहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत और आत्माएं भी रात को घूमती है। हम गांव वालों में से कोई भी जंगल की तरफ रात तो छोड़ो दिन में भी नहीं जाता है। भगवान करें आपके दोस्त सुरक्षित हों, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को ढूंढा जाए तो मैं गांव के कुछ आदमियों को इकट्ठा करके आपके साथ भेज देता हूं। मैंने बोला, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद ही पहुंच जाएंगे। अभी तो बस मैं कुछ देर यहां आराम करूंगा और फिर मैं वापस जाना चाहता हूं। वो फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं आपकी मेहमान नवाजी के लिए हाजिर हूं। आपको अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। वैसे आप आए कहां से हो और आपको जाना कहां है? मैंने उसे बता दिया कि मैं राजस्थान के एक गांव से हूं। मैंने झूठ मूठ कोई गांव का नाम बता दिया। उसने फिर हम में गर्दन हिलाई। मैं सोचने लगा, वो तो शुक्र है कि इस टाइम मेरे शरीर पर कैदियों वाला कपड़ा नहीं था। उस पुलिस वाले ने हमें जेल से फरार करने के साथ साथ एक सादा कपड़ा भी दे दिया था। फिर वो आदमी बोलने लगा, अच्छा तो आपको वहां जाने के लिए यहां से कुछ देर पैदल जाना पड़ेगा, तब आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा और आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। फिर उसने बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आज रुकना चाहे तो मेरे घर पर रह सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, और फिर कल सुबह आपको मैं ट्रेन पर खुद बैठा दूंगा, आप चले जाइएगा। उसके लहजे में बहुत ज्यादा ही प्यार था और वो बहुत ही अच्छा इंसान दिख रहा था। मैंने उसकी बातें मान ली और बोला, हाँ ठीक है, आज रात मैं आपके घर पर आराम कर लूंगा। मैंने सोचने लगा, मैं तो खुद ही चाह रहा था कि मुझे छुपने के लिए कोई जगह मिल जाए, और किसान अगर खुद मेरी मेहमान नवाजी कर रहा था तो इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं था। वह किसान भी बहुत ज्यादा बातूनी था। उसने अपने बारे में खुद ही बताना शुरू कर दिया कि यह सारे खेत उसके हैं। उसने और भी बहुत सारी बातें की। फिर वह बोला, अच्छा ठीक है, मुझे अभी और खेतों में काम करना है, ये काम खत्म करने के बाद हम घर चलते हैं। बस मेरा काम थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तब तक आप पेड़ की छांव में आराम करिए। यह कहते हुए वह दोबारा अपने खेतों में काम करने चला गया। वो काफी देर तक खेतों में काम करता रहा और मैं काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठा उसे देखता रहा। जब उसका काम खत्म हो गया तो वह मेरे पास आकर कहने लगा, चलो भाई, अब घर चलो, आज रात तुम मेरे मेहमान हो। मैं पेड़ के नीचे से उठा और मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। खेतों से निकलकर आगे कच्ची गलियों का सिलसिला शुरू हो गया। मकान भी कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। वह मिट्टी के मकान बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। थोड़ी देर चलते चलते हम एक कच्चे मकान के घर के सामने आकर रुके। फिर उसने दरवाजा खटखटाया और मुझे साथ लेकर अंदर घर में दाखिल हो गया। किसान के घर के अंदर दाखिल होने के बाद मैंने देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन फिर भी अंदर जाने से पहले किसान ने एक बार दरवाजे को खटखटाया। फिर वो आवाज लगाकर बोल, रूपा, मेरे साथ एक मेहमान भी है, बैठक वाले कमरे का दरवाजा खोल दो। किसान की बात सुनकर फिर वही औरत, यानी उस किसान की बीवी जो हमें वहां खाना देने आई थी, उसने दाएं तरफ बने एक कमरे का रुख किया और फिर उसका दरवाजा खोल दिया। वह किसान मुझलिए हुए उस कमरे में गया। वो छोटा सा कमरा था जो कि दिखने में काफी खूबसूरत और साफ सुथरा था। वो कमरा बहुत करीने से सजाया गया था, जिसकी एक खिड़की बाहर खेतों की तरफ खुलती थी। कमरे में 2 चारपाई थी। वह बोला, अरे भाई माफ करना, मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। उसने पूछा तो मैंने अपना नाम गलत बता दिया। उसने फिर बोला, ठीक है, वैसे तो तुम थक गए होंगे, आराम करो, मैं अभी कुछ देर में आया क्योंकि मुझे अपने गायों को चारा डालना है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं चारपाई पर लेट गया
और आगे के बारे में सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए और यहाँ से मुझे कहाँ जाना चाहिए। पुलिस तो मेरे पीछे भाग रही होगी, मुझे हर जगह ढूंढ रही होगी। अब मैं सारी जिंदगी ऐसे छुपाकर तो नहीं गुजार सकता था ना। लेकिन फिर भी एक बात तो थी ना कि मैं खूनी था, इसलिए ऐसे खुलेआम घूमना भी मेरे लिए शायद ठीक नहीं था। और अब तो शायद मेरी तस्वीर भी शहर के सारे थानों में पहुंच गई होगी कि मैं एक फरार कैदी हूं और मेरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ऑर्डर भी मिल चुके होंगे। ये सब सोचते हुए शाम हो गई और कुछ देर बाद रात का खाना भी आ गया। खाना बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। मैं आराम से खाना खाया। वो किसान जरूर से ज्यादा अच्छा और दिल नेक इंसान था। खाना खाने के बाद कुछ देर आपस में वह मुझसे बातें किया। फिर उसने बोला, भाई अब तुम भी सो जाओ, थक गए होंगे और मैं भी सो जाता हूँ। ये कहकर फिर वो भी मेरी बगल वाली चारपाई पर सो गया। रात को न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं खड़ा हुआ तो मेरे अंदर हलचल मची हुई थी। भूख ने मुझे सता रखा था। मुझे खुद नहीं मालूम कि उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर मैं चारपाई से उठकर बाहर की ओर चल पड़ा। मैं आराम से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया कि अचानक मेरे कदम खुद ब खुद दूसरे कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगे। मेरा शरीर इस समय मेरे वश में नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई रोबोट हूं और मुझे कोई अपनी इशारों पर नचा रहा हो। मैं चलते चलते दूसरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और फिर दरवाजे को धकेल कर खोल दिया। कमरे में देखा तो सामने 2 चारपाई पड़ी थी। एक पर 2 छोटे बच्चे सो रहे थे और दूसरी चारपाई पर उस किसान की बीवी सो रही थी। मैं उसकी बीवी की चारपाई की तरफ बढ़ा और फिर मैं आगे बढ़कर उसका गला दबोच लिया। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या भूत सवार था, मैं क्या कर रहा था। मेरे इस अचानक हमले से वह उठ गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन मैंने इतनी जोर से उसका गला दबाया तो उसकी चीखें उसके गले में ही छूट कर रह गई। वह तड़पने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। डर की वजह से उसका गला सूख चुका था। वह चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी और मैंने उसका गला अभी भी कस के पकड़ रखा था। मैं उसका गला और जोर जोर से दबाता रहा। न जाने उस वक्त मेरे हाथों में इतनी ताकत कहां से आ गई। वह बेचारी अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी, मगर मेरी गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं था। उसकी सांसें अब घुटने लगी। फिर उसने कोई हरकत करना छोड़ दिया और उसकी आंखें छत पर जम गई। मैं समझ गया कि वो मर चुकी थी। किसान की बीवी के मर जाने के बाद मैं खुद बहुत हैरान था कि यह हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं चाहकर भी अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। जब वो मर गई तो मैं उसकी लाश को किसी भूखे भेड़िए की तरह देखने लगा। फिर मेरे अंदर एकदम से हैवानियत जाग गई। अचानक ही मैं उसकी लाश पर झपट पड़ा। मैंने उसके शरीर को अपने नाखूनों से फाड़ डाला और उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगा। मैं काफी देर तक उसकी मांस नोच कर खाता रहा और जिस वक्त मुझे होश आया तो मैं चारपाई के पास ही खड़ा था और मेरे सामने खून से सराबोर किसान की बीवी की उधड़ी हुई लाश पड़ी थी। मैं यह मंजर देखकर खुद परेशान सा हो गया कि यह क्या हो रहा है। आखिर मैं अपने वश से बाहर क्यों हो जाता हूं। क्या सच में वो कफन वाली औरत की बात सही है कि मेरे अंदर शाकाल जिन्न का साया है और वो जब मुझ पर हावी होता है तो मैं ऐसी हैवानियत पर उतारू हो जाता हूं। मैंने उस किसान की बीवी को मार डाला जिसने मुझे अपने घर में पनाह दी और मुझे खाना खिलाया। मुझे खुद से नफरत होने लगी कि मैं कितना घटिया और बुरा इंसान हूं जिसने मेरे ऊपर एहसान किया। मैंने उसका ही परिवार बर्बाद कर दिया और इन्हीं सोच में खोया हुआ मैं कमरे से बाहर आया। अभी भी वह किसान उस बैठक वाले कमरे में आराम से सो रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। अगर उस किसान को पता चल गया तो वो किसी सूरत में मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उसकी दुनिया तबाह कर डाली, उसके बच्चों से उसकी मां छीन ली। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी उस किसान की खांसने की आवाज आई। शायद वह नींद से जाग गया था। वह अपने चारपाई से उठा और कमरे से बाहर आया। उसने मुझे इस तरह दूसरे कमरे के दरवाजे के पास खड़े हुए देखा तो बोला, क्या हुआ भाई, तुम यहां क्यों खड़े हो?
फिर अचानक उसकी नज़र सामने दूसरे कमरे के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी तो वह जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर का मंजर देखकर उसकी तो रूह कांप गई। उसने गर्दन घुमाई, मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह घूरते हुए मेरी तरफ देख रहा था और गुस्से से कांपने लगा। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरी जान ही ले लेगा। मैं अजीब सी मुसीबत में फंस चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने उस किसान की दुनिया उजाड़ डाली थी, उसके बच्चों से उसकी मां छीन ली थी। उसका इस तरह अपने आपे से बाहर होना शायद मैं समझ सकता हूं। फिर अचानक वो अपने आसपास नजर घुमाकर देखने लगा, तभी उसे सामने कुल्हाड़ी रखी दिखाई पड़ी। वह कुल्हाड़ी अपने हाथ में लिए चिंकता हुआ मेरी तरफ लपका। कमीने जानवर, एहसान फरामोश, मैंने तुझे अपने घर में रहने की जगह थी और तूने मेरी बीवी को ही मार डाला। वह मेरी तरफ कुल्हाड़ी उठाकर दौड़ने लगा। मैंने बहुत ही फुर्ती से बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन दरवाजा बंद था तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई। मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया और दूसरे ही पल में दीवार की दूसरी तरफ कूद गया। अंदर से उस किसान की लगातार गुस्से से भारी चीखें आ रही थीं। वह दरवाजा खोलने लगा, मगर मैं उसके दरवाजा खोलने तक उसकी गली पार कर चुका था। मैं किसान के घर से निकलकर बाहर खेतों में दौड़ता जा रहा था। वो किसान अभी पागलों की तरफ मेरे पीछा कर रहा था, मगर अभी हल्का अंधेरा था तो मैं उसे मिलने वाला नहीं था। मैं खेतों में इधर उधर रास्ता बदलता हुआ दौड़ता चला जा रहा था और फिर कुछ ही देर में मैं उस गांव से काफी दूर निकल गया। वो किसान शायद अभी भी मुझे ढूंढता कहीं भटक रहा होगा, पता नहीं। मैं काफी देर तक दौड़ता रहा। इस गांव से बाहर छोटे मोटे टिलों का सिलसिला शुरू हो गया, मगर मैंने अपनी रफ्तार कम नहीं की और फिर मैं दौड़ते दौड़ते एक और गांव के करीब पहुंच गया, जिसके बाहर एक मंदिर था। अब सुबह भी होने वाली थी और इक्का दुक्का लोग मंदिर के आसपास भी दिख रहे थे। मैं भाग भाग कर बूढ़ी तरह से हाँफने लगा था, इसलिए मैं वहीं मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर बैठ गया, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जा पाया। मुझे इस तरह बदहवास सा मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर बैठे एक आदमी ने पूछा, भाई तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? इतने परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? इतने में दो चार लोग और वहां पर आकर खड़े हो गए। वो सब मुझे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने बोला, ऐसे ही वो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, इसलिए मैं भागता हुआ जान बचाकर यहां पर आ गया। उसमें से कुछ लोग मुझे हमदर्दी की नजरों से देख रहे थे। वे बोले, ठीक है तो मंदिर में ऊपर चलो, आराम से वहां बैठो। लेकिन मैं मंदिर के अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करता था, जब मैं जेल नहीं गया था तब की बात है। और अब उस जंगल में भटकने के बाद तो मानो मैं बिल्कुल ही सब कुछ भूल गया था। मैं चाहकर भी मंदिर में नहीं जा पा रहा था। मैं समझ गया था कि मैं मंदिर में क्यों नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर शाकाल जिन्न का साया है। फिर मैंने उन सब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और जब वो सब मंदिर के अंदर चले गए तो मैं मंदिर के सामने से हटकर पास के ही गांव में चला गया। गांव के लोग सुबह उठने के आदी होते हैं, इसलिए सुबह ही मुझे गांव में चहल पहल नजर आने लगी थी। कुछ लोग अपने खेतों में काम करने जा रहे थे तो कुछ अपने घरों के बाहर गायों को चारा खिलाने और अन्य कामों में लगे हुए थे। मैं इस गांव के रास्ते से निकलता बाहर की तरफ आ गया और सोचने लगा कि अब जाऊं तो कहां जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर एक पुरानी सी बस नजर आई। कंडक्टर बस के दरवाजे के पास खड़ा होकर लोगों को आवाज लगा रहा था। मैं कुछ सोचे समझे बगैर उस बस में सवार हो गया। बस में गांव के देहाती लोग थे जो शायद किसी काम से या गांव से शहर की तरफ जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि है बस कहां जा रही थी। मैं बस चुपचाप जाकर बस के अंदर बैठ गया, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। जब सवारियां पूरी हो गई तो बस चलने लगी। कंडक्टर सबसे किराया वसूल करने लगा, पर मेरी जेब खाली थी। कंडक्टर मेरे पास आया और बोलने लगा, और भाई कहां जाओगे? किराया निकालो। फिर उसने एक जगह का नाम लिया। पूछा, वहां तो नहीं जाने वाले हो ना, क्योंकि बस वहां रुकेगी नहीं।
मैंने बस ना में सर हिला दिया क्योंकि मैंने उस जगह का नाम कभी नहीं सुना था। फिर उसने बोला, चलो जल्दी करो, किराया निकालो, मुझे और भी सवारियों से किराया लेना है। उसने मेरी तरफ देखकर बोला तो मेरी आंखों में न जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो मेरी आंखों में कुछ सेकंड देखने के बाद घबरा सा गया। मेरी जेब तो वैसे भी खाली थी, मैं उसे किराया कहां से देता। लेकिन वो कंडक्टर कुछ सेकंड मुझे ऐसे घूर कर एकटक देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले दूसरी सवारी के पास चला गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि उसने दोबारा मुझसे किराया नहीं मांगा। मैं समझा शायद वो भूल गया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये सबसे किराया वसूल करके आगे जाकर ड्राइवर के पास बैठ गया और वहीं से मुझे एकटक गुस्से में घूरने लगा। कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही देखता रहा, फिर उसके बाद उसने अपनी गर्दन आगे घुमा ली। मुझे थोड़ा आभास हो रहा था कि शायद मेरे ऊपर शाकाल जिन्न का साया है, जिसकी वजह से ही ऐसा हुआ कि मेरी आंखों में देखते ही वह कंडक्टर शायद जिन्न की शक्तियों की वजह से सम्मोहित हो गया होगा, इसलिए उसने मुझे किराया नहीं लिया। मैं हैरत से यही सब रास्ते भर सोचता रहा। बस तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही और फिर एक कस्बे के बाहर के स्टाफ पर जा रुकी। तमाम सवारियां नीचे उतर गई तो मैं भी नीचे उतर गया। देखने में वो कस्बा काफी बड़ा दिख रहा था, मानो कोई छोटा सा शहर हो। मैं नीचे उतरकर सोचने लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही सोचते हुए मैं इधर उधर सड़क पर घूमने लगा। तभी मुझे एक जगह कुछ पुलिस वाले खड़े नजर आए तो मैं उनसे बचने के लिए पास ही एक गली में घुस गया। मैं किसी भी सूरत में उन पुलिस वालों की नजर में नहीं आना चाहता था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई और खुद से सोचने लगा कि शाकाल जिन्न का मेरे ऊपर साया है, तो उसके होने के बाद तो शायद मुझे इन पुलिस वालों से डरना भी नहीं चाहिए। उसके होते हुए भला मेरा कोई नुकसान कर सकता है क्या? मगर एक बात मेरे दिमाग में यह भी आ रही थी कि भला कोई जिन्न मेरे ऊपर हावी कैसे हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा ही सोच में पड़ा हुआ था, मगर जंगल में जिन भयानक चीजों से मेरा वास्ता पड़ चुका था और फिर किसान के घर पर उसकी बीवी को इस तरह मारना, उसके कच्चे मांस को खाना, ये बात तो यही इशारा करती थी कि हाँ, शायद मेरे ऊपर जिन्न का साया है। उस बंगले वाली औरत ने सही कहा था। यही सब सोचते चलते चलते मैं काफी आगे आ गया। वो बस्ती काफी बड़ी थी, इसमें बहुत सारे छोटे बड़े कच्चे पक्के मकान थे। मैं आगे चलता रहा। एक जगह पर मुझे एक दुकान नजर आई जो एक दर्जी की दुकान थी, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। शायद इस दुकान के मालिक थे। मुझे प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी, तो मैं उस दर्जी की दुकान में चला गया और वहां रखे स्टूल पर बैठ गया। मैंने उस बुजुर्ग से बोला, चाचा, पीने के लिए पानी मिल सकता है क्या? उसने बोला, हाँ बेटा, जरूर मिलेगा। यह कहकर उसने मुझे दुकान के कोने में मटके से पानी का एक गिलास भर कर दिया। मैंने पानी पिया, फिर भी मुझे प्यास लगी थी। मैंने दर्जी से बोला, मुझे और पानी चाहिए चाचा, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने एक गिलास और पानी भरकर मुझे दिया। मैंने वह भी पानी पी लिया, लेकिन मेरी प्यास अभी भी नहीं मिटी। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने बोला, चाचा, आप बैठे रहे, मैं मटके से और पानी खुद ले लेता हूं, क्योंकि मेरी प्यास अभी भी नहीं बुझी है। मैं कोने में रखे मटके के पास गया और पानी निकालकर खुद से ही पीने लगा। मैं वहीं खड़े खड़े पानी के 20 गिलास पी लिया। वो दर्जी मुझे पानी पीते हुए बहुत हैरत भरी नजरों से देख रहा था। मैंने कहा, चाचा, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, इसलिए मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी, इसलिए इतना पानी पी गया, मुझे माफ करना। उस दर्जी ने बहुत प्यार से बोला, कोई बात नहीं बेटा। मैं कुछ देर दुकान में बैठा रहा और फिर कुछ देर में दुकान से बाहर निकल आया, क्योंकि वहां बिना वजह दुकान में इस तरह बैठना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। दुकान के बाहर ही एक नीम का पेड़ था और उसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। नीम के पेड़ के वजह से छांव था वहां। मैं उस चबूतरे पर बैठ गया और वहां से आते जाते लोगों को देखने लगा। नीम के पेड़ के छांव में मैं काफी देर तक बैठा, बस इसी सोच में पड़ा था कि अब यहां से कहां जाऊं। दोपहर का वक्त हुआ तो मैंने देखा उस बूढ़े दर्जी के घर से कोई लड़का खाना लेकर आया है। उस दर्जी ने मुझे चबूतरे पर ऐसे बैठे देखा तो मेरे पास आया और कहने लगा, बेटा अंदर आ जाओ, मेरे साथ खाना खा लो।
तुम कब से यही बैठे हो? शायद भूखे भी होंगे, ऐसे बाहर बैठना ठीक नहीं है। और अब देखो, यहाँ पेड़ के नीचे धूप भी आ गई है। बुजुर्ग के कहने पर मैंने उसके साथ खाना खाया। उसने मुझसे पूछा, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो? उसने जो कुछ पूछा मैंने उससे सब झूठ झूठ बोल दिया। फिर वो बोला, बेटा तुम जिस जगह का नाम लिए हो और जाने की बात कर रहे हो ना, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ जाने के लिए बस भी सुबह 8 बजे मिलेगी। तुम ऐसा करो, तब तक यहीं दुकान पर रहो, शाम को मेरे साथ मेरे घर चलो, कल सुबह फिर तुम चले जाना। दर्जी के कहने पर मैंने हामी भर दी और वहीं बैठ गया। शाम हुई तो फिर मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। दर्जी के घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में मुझे ले गए। उन्होंने मुझे बोला, तुम आराम करो, मैं अभी मेरे कुछ ज़रूरी काम निपटा के और शाम की पूजा करके मंदिर से आता हूँ। मैं कमरे में लेट गया और आराम करने लगा। न जाने कब इतनी गहरी नींद आ गई। फिर सीधे रात को ही नींद खुली, वो भी तब जब खाने के टाइम पर वो बुजुर्ग दर्जी ने मुझे जगाया। दर्जी के घर वाले, उसके बहू बेटे ने मिलकर मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से खातिरदारी की। उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। खाना परोसते वक्त जब मेरी नज़र दर्जी की बहू पर गई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने भी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। वैसे भगवान ने मुझे भी शक्ल सूरत तो अच्छी खासी ही दी ही थी, मगर वो बुजुर्ग दर्जी, उन्होंने मुझ पर इतने एहसान किए थे और इस अनजान जगह पर मुझ जैसे भटकते हुए आदमी को सहारा दिया, खाना खिलाया और अपने घर पर रुकने के लिए बोला, तो मैं उनकी बहू पर ऐसी बुरी नज़र नहीं डाल सकता। मगर न जाने मुझे क्या हो रहा था कि मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और मुझे मेरी नज़रों पर कोई वश ही नहीं था। बार बार मेरी नज़रें दर्जी के बहू की तरफ ही उठ जा रही थीं। रात के वक्त में बुजुर्ग दर्जी के कमरे में ही सोया। जब हम वहां सोने के लिए लेटे तो वो दर्जी बहुत जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन मेरे अंदर का जानवर बुरी तरह अपने आपे से बाहर हो चुका था और मुझे वजह अच्छे से पता थी कि वह यही शाकाल जिन्न था जिसने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा था, जो मुझसे बुरे से बुरे काम अंजाम करवा रहा था। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ रही थी और मेरे कदम खुद ब खुद दर्जी के कमरे से बाहर बढ़ने लगे। मैं कमरे से बाहर आ गया और दर्जी के घर के अंदर वाले कमरों की तरफ जाने लगा। वहां पर 2 और कमरे थे। एक कमरा जो था वह किचन था और एक कमरा जो था वह अंदर से बंद था। मैं समझ गया कि यह जरूर दर्जी के बहू का ही कमरा होगा। मेरे कदम अचानक खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर यह जानकर मुझे बहुत मायूसी हुई थी। दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। एक बार के लिए मेरे मन में आया कि कोशिश करूंगा तो शायद दरवाजे को तोड़ सकता हूं, लेकिन उससे आवाज़ होती तो दर्जी और उसका बेटा जाग सकता है। दरवाजे के दूसरी तरफ मुझे एक खिड़की नजर आई। वो खिड़की में लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं। मैं उस खिड़की की तरफ बढ़ गया। मैंने लोहे की सलाखों को जोर से पकड़ा और हल्के से डांटका दिया। लोहे की सलाखें ऐसे मुड़ के निकल गई जैसे वह लोहे की नहीं बल्कि किसी मोम की बनी हुई हो, और खिड़की से अंदर जाने के लिए अच्छा खासा रास्ता पैदा हो गया। मैं आसानी से कमरे के अंदर जा सकता था। मैं खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। खिड़की तोड़ने और यह सब करने के दौरान कोई भी आवाज़ नहीं हुई, इसीलिए सब अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। खिड़की के रास्ते जब मैं दर्जी के बहू के कमरे में घुसा तो मैंने देखा कि वो पति पत्नी अपने बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने उस दर्जी की बहू को करीब से देखा तो वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। कुछ पल मैं उसे एकटक देखता रहा, फिर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया तो वो एकदम से उठ गई। इससे पहले कि वह चीखती, मैंने उसके मुंह को जोर से दबा दिया और उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। वह घबराई हुई नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने उसको चारपाई से उठाया और मुंह पर हाथ रखे रखे दरवाजे की तरफ लेकर आया और दरवाजे की कुंडी खोली। हम दोनों बाहर आ गए। वह डर से थरथर कांप रही थी। शायद उसके दिमाग में यही चल रहा होगी कि यह कैसा मेहमान है जो हमारे साथ ही ऐसा गलत करने पर तुला हुआ है। बाहर निकालने की देर थी कि उसने मुझे जोर से धक्का दिया और जोर जोर से चीखने लगी।
उस औरत की चीख सुनकर उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया। मैं उसके इस तरह धक्का देने पर नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। वह आदमी मुझे ऐसे नीचे पड़ा हुआ देखकर और अपनी बीवी के डरे हुए चेहरे को देखकर सब कुछ समझ गया था कि मैंने उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंद डाला है। वह बुजुर्ग दर्जी भी अपनी बहू की चीख सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल आया था। इससे पहले कि मैं कुछ करता, उस दर्जी के बेटे ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझ पर मुक्के और लात बरसाने लगा, लेकिन उसकी मार का मुझ पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। मैं फिर उठ खड़ा हुआ और उठते ही उस लड़के की गर्दन दबोच ली और जोर से उसके मुंह पर ऐसा मुक्का मारा कि उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वह चकरा कर नीचे गिर पड़ा। शायद मेरे इतने जोरदार मुक्के से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। वो औरत उसे गिरते देखकर जोर जोर से चीखें मारने लगी। मैं घबरा गया। इससे पहले कि आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते, मैं फौरन बाहर के दरवाजे की तरफ लपका और पलक झपकते ही गली के बाहर था। फिर मैं दौड़ता चला गया। अब मेरा रुख कस्बे की कच्ची सड़क की तरफ था। उस सड़क पर पहुंचते ही मैं उस रास्ते पर अंधाधुंध दौड़ने लगा। मुझे अपने पीछे शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अंधेरे में पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे काफी सारे लोग लाठी और डंडे लेकर मेरे पीछे दौड़े हुए आ रहे थे। मुझे समझ में आ गया था कि यह गांव के लोग हैं जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े आ रहे हैं, और शायद उस बुजुर्ग दर्जी के बेटे की मौके पर ही मौत हो गया थी, क्योंकि मेरे मुक्के का जोर इतना ज्यादा था कि उसकी गर्दन बिल्कुल ही एक तरफ लुढ़क गई थी। मगर मैं उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। मैं दौड़ता चला जा रहा था, मगर ये गांव के लोगों ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। वो भी बहुत तेजी से मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। मैं बिना उनकी नजर में आए हुए एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो फौरन ही मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि न जाने क्यों मुझे थकान सी महसूस होने लगी थी। उस घने पेड़ की टहनी पर बैठकर मैंने उन पत्तों के अंदर बिल्कुल अपने आप को छुपा लिया। एक तो अंधेरा था, तो नीचे से मैं किसी को नजर आऊं यह मुश्किल था। वो सब गांव वाले दौड़ते हुए उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए जिस पेड़ पर मैं बैठा था। वो गांव वाले इधर उधर देखने लगे। उनमें से एक आदमी ने बोला कि वो कहाँ गया होगा। एक दूसरा आदमी बोला कि वो तो इसी तरफ दौड़ता आया, लेकिन अचानक यहां से गायब हो गया। हमने तो खुद उसको इसी तरफ दौड़ते हुए देखा है। एक आदमी जिसका नाम ओमी था, वह बोला, बाबूलाल और हेमा, तुम दोनों उधर खेतों की तरफ जाओ। और उसने एक और आदमी जिसका नाम कैलाश था, उसको बोला कि तुम किसी एक आदमी को लेकर उस सूखे तालाब की तरफ चले जाओ। हो सकता है वो वहां छुपा बैठा हो। हम लोग इसी कच्चे रास्ते पर आगे तक देखते हैं। मुझे यकीन है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं ऊपर पेड़ पर बैठा उन सब की बातें ध्यान से सुन रहा था। मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैंने उस बूढ़े दर्जी के साथ बहुत बुरा किया था। उसके जवान बेटे को मार डाला था। मुझे खुद पर बड़ी हैरत हो रही थी कि मैं इतना जालिम कब से हो गया। मुझे पता है कि मैं अपने होश में ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। यह इस शाकाल जिन्न का ही काम है जो मेरे ऊपर कब से हावी है और मुझसे ऐसे बुरे काम करवा रहा है। बाकी के सब इधर उधर मुझे ढूंढने के लिए चले गए और 3-4 आदमी उसी पेड़ के नीचे अभी भी खड़े होकर बातें कर रहे थे। उस पेड़ पर छुपे हुए मुझे काफी समय गुजर गया, लेकिन वह गांव वाले थे कि हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह वहीं आसपास मुझे कब से ढूंढ रहे थे और खेतों और तालाब की तरफ गए हुए आदमी भी ढूंढकर थक हार कर आकर इसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए जिसके पेड़ पर मैं छुपा बैठा था। वह आपस में बातें करने लगे। ऐसे किसी अजनबी को अपने घर में रखना ठीक नहीं है। मुझे तो यह चाचा जी पर हैरत हो रही है। उन्होंने कैसे किसी अजनबी को अपने घर में रहने की जगह दी। उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है ओमी, वह कहाँ गया होगा? एक दूसरे आदमी ने कहा, हो सकता है उसने अपने आप को किसी पेड़ में छुपा लिया हो। हम तो उसे दूर दूर तक देख आए हैं। उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि यह गांव का रास्ता तो काफी दूर तक वीरान है। वह ज्यादा से ज्यादा किसी पेड़ में अपने आप को छुपा सकता है, क्योंकि तुम जानते हो दूसरा गांव यहां से काफी दूर है और दूसरे गांव तक इतना जल्दी पहुंचना
उसके लिए इतना आसान नहीं है। ये बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गया कि कहीं यह इस पेड़ पर ना देखने लग जाए। तभी उनमें से दूसरे आदमी ने बोला, यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, अब हम सारे पेड़ पर तो नहीं देख सकते ना। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक तो देखने जाएंगे ही। चलो साथियों, उठो और आसपास के तमाम पेड़ों पर चढ़कर देखो, कहीं वह किसी पेड़ के डाल में ना छुपा हुआ हो। और फिर सब उसकी बात सुनते ही इधर उधर बिखर गए और पेड़ पर चढ़कर देखने लगे। उनमें से एक आदमी इस पेड़ पर भी चढ़ने लगा जिस पर मैं छुपा हुआ था। उसको पेड़ पर चढ़ते देख मैं बहुत घबरा गया कि शायद अब मैं पकड़ा जाऊंगा। वह आदमी किसी बंदर की फुर्ती के साथ उस पेड़ की टहनियों पर चढ़ा आ रहा था। मैं अपने आप को पत्तों के अंदर बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उसकी नजर ना मुझ पर पड़ जाए, मगर मेरी बदकिस्मती थी कि उस आदमी की नजर मुझ पर पड़ गई और फिर मुझे देखते ही वह खुशी से चिल्लाने लगा। वो आदमी मिल गया मुझे। उस आदमी ने फिर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया। वह मेरे हाथ को बहुत जोर जोर से खींचने लगा। मैं अजीब मुसीबत में घिर गया था। वह गांव का ताकतवर नौजवान था। मेरे लिए अब यहां से भागना शायद मुमकिन नहीं था। मैं उससे अपने हाथ को छुड़ाने की लगातार कोशिश करने लगा। मैंने एक हाथ से पेड़ की डाल को मजबूती से थाम रखा था और दूसरे हाथ का भरपूर वार मैंने उसके मुंह पर किया, मगर मेरा इतना जोरदार तमाचा खाने के बावजूद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा और फिर हम दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी लड़ाई के बीच हम दोनों जमीन पर आ गिरे। जमीन पर नीचे गिरने से पहले मेरा सर पेड़ की एक डाल से बहुत जोर से टकरा गया था और फिर मेरा दिमाग मानो अंधेरे में डूब गया हो और मेरे सर में बहुत भयंकर दर्द हुआ और शायद मैं बेहोशी की हालत में चला गया था। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैंने महसूस किया कि मेरा पूरा बदन बिल्कुल भयंकर तरीके से दर्द हो रहा था और मेरा बदन मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था और मेरे सामने एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी बैठा था। सर पर पगड़ी बांधे वह बहुत ही खौफनाक नजरों से मेरी तरफ घूर रहा था। उस आदमी ने मुझे देखते हुए बोला, ये कौन सा सुरमा पैदा हो गया है जो हमारे ही गांव में आकर हमारे आदमी को मार डाले? कौन हो तुम? उस आदमी ने बहुत ही कड़क लहजे में मुझसे पूछा। मेरे शरीर के अंदर जैसे बिजली सी भर गई थी। मेरे शरीर में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत ही अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। मैंने बहुत ही नरम लहजे में बोला, तुम लोग मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो? मैं भटका हुआ मुसाफिर हूं जो रास्ते में भटक कर इस गांव में आ गया था। वह आदमी बहुत गुर्राहट में गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कमीने इंसान, हमारे गांव के हमारे ही आदमियों को मार के तू अपने आप को भटका हुआ मुसाफिर बता रहा है। तुम जानते हो जिस आदमी ने तुम्हारे साथ नेकी की, तुम पर एहसान करके और तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, तुमने उसी के बेटे को मार डाला। और दूसरा आदमी जिसे तुमने पेड़ से गिराया वह भी मर चुका है। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि पेड़ से गिरने के बाद मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म पर लगी हुई चोट बहुत तेजी से भरते जा रही थी और मैं वापस से अपने आप को बहुत ही ताकतवर महसूस कर रहा था। मैं अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करने के लिए हाथ पांव मारने लगा, मगर उन्होंने काफी मोटी रस्सी से मुझे बांध रखा था। मेरे सामने बैठे उस पगड़ी वाले आदमी के साथ ही दो और आदमी खड़े थे, जिनमें से एक की आवाज मुझे जानी पहचानी मालूम हो रही थी। जो रात वाले लोग मेरा पीछा करने आए थे उनमें से एक था। मेरे शरीर की चोटों जिससे बहुत खून निकले हुए थे, उन चोटों को जल्दी से ठीक होते देख वो सब हैरान हो रहे थे और फिर कहने लगे, मुखिया जी, ये तो कोई जादूगर लगता है। जितना हमने इसे मारा है, कोई और आदमी होता तो अब तक तो कब का मर गया होता, लेकिन ये अभी तक जिंदा है और इसके घाव इतने जल्दी भरते जा रहे हैं। इतनी देर में एक आदमी बाहर से आया और गांव के मुखिया से बोला, मुखिया जी, बाहर विजयपाल जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मुखिया ने उसे अंदर बुलवाया। एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वह मुखिया अपने जगह से उठकर उस आदमी का बहुत ही इज्जत से स्वागत करने लगा। और सब खैरियत तो है ना विजयपाल जी? और इधर कैसे आना हुआ आज आपका?
गांव के मुखिया ने उस आदमी की तरफ देखकर पूछा तो वो आदमी बोला, अरे मुखिया जी, वो विनोद के मकान के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था, बस इसलिए आ गए। तभी उस आदमी यानी विजयपाल की नजर मेरी तरफ पड़ी तो वो देखकर चौंक पड़े और कहने लगे, यह आदमी कौन है? मुखिया जी। मुखिया जी उसे बताने लगे कि यह आदमी बहुत ही बुरा है, जो रात को हमारे गांव में दाखिल हुआ और गांव के एक नेक आदमी ने इस पर तरस खाकर इसको अपने घर रहने की जगह दी, इसकी खातिरदारी की, लेकिन इसने रात में उस आदमी के बहू पर गलत नजर डाली और उसके बेटे को भी मार डाला। हमने इसे खूब मारा है, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है ये, लेकिन ये इतना ढीठ है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर हमारी मार का कोई असर ही नहीं हो रहा है। फिर वो आदमी यानी विजयपाल मेरी तरफ देखते हुए बोले कि इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? मुखिया जी बोले, हाँ ऐसा ही करेंगे, मगर हम भी तो जरा इसकी अच्छे से खातिरदारी करें। हमारे गांव के आदमी को आखिर मारने की हिम्मत कैसे कर ली? विजयपाल बहुत ही अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। फिर वह मुखिया जी से कहने लगे, मुखिया जी जरा मेरे साथ बाहर तो चलिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मुखिया उठकर उनके साथ बाहर चला गया और जब मुखिया जी और विजयपाल कुछ देर बाद बाहर से अंदर आए तो वह बहुत ही हैरत भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। पता नहीं वो आदमी यानी विजयपाल ने मुखिया को क्या कहा था कि वह दोनों ही मेरी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विजयपाल ने ऐसा क्या बता दिया मुखिया को जो कि मुझे इस तरह से दोनों घूर रहे हैं। फिर मुखिया ने वहां खड़े उन दो आदमियों को वहां कमरे से बाहर जाने के लिए इशारा किया। उन दो आदमियों के बाहर चले जाने के बाद अब कमरे में मेरे, मुखिया जी और विजयपाल के अलावा कोई भी नहीं था। मुखिया ने मेरी तरफ अजीब नजरों से घूरते हुए विजयपाल से पूछा, विजयपाल जी आपको पूरा यकीन तो है ना कि जो आप बोल रहे हैं वह बिल्कुल सही बोल रहे हैं? विजयपाल बोला, हाँ मुखिया जी, मेरी तंत्र विद्या कभी गलत साबित नहीं होती है। यह आदमी, इसके ऊपर किसी काली शक्ति का साया है, इसलिए ही इस पर आपकी मार का कोई भी असर नहीं हुआ। पर आप इसे पुलिस के हवाले नहीं करें। सबसे पहले इसे उस शक्ति से आजाद करना होगा, और जहां तक मुझे लगता है कि इस आदमी ने जानबूझकर उस बूढ़े दर्जी के लड़के का खून नहीं किया है, बल्कि इसके ऊपर जो काला साया है उस ताकत ने ही उस लड़के का खून करवाया है, और वो काला साया इस पर बखूबी काबू कर रहा है। बेशक यह आदमी कानून की नजरों में कातिल है, लेकिन मैं 100% सही कह रहा हूं कि इसके ऊपर कोई भयानक साया है। मुखिया जी ने कहा, मेरा ख्याल है विजयपाल जी की हमें इस मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे सीधे इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। विजयपाल बोले, आपकी बात बिल्कुल सही है मुखिया जी। अगर यह पुलिस के चुंगल से निकल जाएगा और फिर बेवजह यह हमारे गांव के सीधे साधे लोगों का दुश्मन बन जाएगा, इसलिए इस आदमी को इस काले साए से निकालना बहुत जरूरी है। यह हमारी अपनी हिफाजत के लिए जरूरी है। मैं बहुत ही खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रहा था। मेरे बारे में जो राज था वह जान चुके थे, और जाहिर सी बात है, यह बात तो मुझे भी पता थी कि यह भयानक साया कोई और नहीं बल्कि मेरे ऊपर शाकाल ही था। विजयपाल ने अपने थैले में से भभूति निकाल मेरे ऊपर फेंकते हुए कोई मंत्र पढ़ने लगे, मगर मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। काफी देर तक विजयपाल कोई मंत्र पढ़ पढ़कर मेरे ऊपर वह भभूति फेंकते रहे और मेरे चारों तरफ सिंदूर से एक गोला बना दिया। फिर वो मुखिया जी से बोले, मुखिया जी मैं शाम को फिर आऊंगा। आप जितना हो सके इसे बहुत ही मजबूत रस्सी से बांध कर रखें, और मैं अभी इसके बारे में और ज्यादा पता करना चाहता हूं, इसलिए मुझे जब तक पूरी बात पता ना चल जाए और शाम को वापस आ ना जाऊं, आप इसे मजबूती से यही बांध कर रखिए और इसे आजाद मत करें। नहीं तो अगर ये आजाद हो गया तो आप और हमारे गांव पर भारी मुसीबत आ जाएगी। विजयपाल और मुखिया जी आपस में बात कर रहे थे, तो विजयपाल की बातें सुनकर मुखिया जी ने बोला कि विजयपाल जी, अगर इस आदमी पर किसी भयानक साए का कब्जा है तो इसे अपने आप को इस मजबूत रस्सी से भी छुड़ाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यह तो आसानी से छुड़ा सकता है। मुखिया जी की बात सुनकर विजयपाल बोले, हाँ मुखिया जी, आप यह बात तो सही बोल रहे हैं,
लेकिन मैंने इसके ऊपर भभूति छिड़क दिया है और मंत्र से एक घेरा बना दिया है। अब यह इस घेरे से अभी अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता है। याद रखना आप, ये किसी भी सूरत में अपनी रस्सियां न खोल पाए। मुखिया ने कहा, ठीक है। फिर वह दोनों, मुखिया जी और विजयपाल, कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मैं कमरे में बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। आखिरकार मैं उनके जाल में फंस चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और न जाने ये शाकाल मुझसे क्या चाहता था कि मेरे हाथों इतने खून करवा रहा था। मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी का खून अपने होश हवास में किया था, लेकिन इसके बाद तो यह सारे खून, ये सब इस शाकाल ने करवाया, जिस पर मेरा कोई वश नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बस खामोशी से इस शाकाल जिन्न के कब्जे में आकर सारे गलत काम करते जा रहा था, और मुझे उस बात का होश भी नहीं रहता। शाम का वक्त ढलने लगा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की तरफ नज़र उठाकर देखा तो मुखिया, विजयपाल और उनके साथ एक और आदमी अंदर कमरे में आए। विजयपाल और उनके साथ वह आया आदमी दोनों मेरे सामने बैठ गए और मुखिया जी एक तरफ खड़े हो गए। वह दोनों मेरे सामने बैठ मुझे बहुत अजीब तरह से घूरने लगे। फिर उन दोनों ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। जंगल में शिकार करते वक्त रास्ता भटक गया था। मैंने झूठ बोल दिया उनसे। तो वह पूछने लगे कि तुमने दर्जी के बेटे का खून क्यों किया। वह दोनों किसी पुलिस की तरह मेरी तफ्तीश कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उस लड़के का खून नहीं किया, मेरे वश में नहीं था कुछ। मैंने बस एक मुक्का मारा था, मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया। मेरी बात सुनकर फिर वह दोनों अजीब सी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने मुखिया जी को पानी का इशारा किया तो मुखिया जी कमरे से बाहर पानी लाने चले गए। उन दोनों के पास एक थैला था। उन्होंने थैली में से भभूति, फूल और सिंदूर निकाले और उसको उस प्लेट में रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। वह काफी देर मंत्र को पढ़े जा रहे थे और अब मेरी हालत बहुत अजीब होनी शुरू हो गई थी। वह जैसे जैसे मंत्र पढ़ने रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जिन रस्सियों में बंधा हुआ हूं वह और तेजी से मेरे ऊपर कसने लगी थी। और फिर उन्होंने वो प्लेट की भभूति मेरे ऊपर छिड़क दिया। भभूति मेरे ऊपर छिड़कने की देर थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे चारों तरफ आग भड़क उठी हो, और फिर मेरे हलक से खौफनाक चीखें निकलने लगीं। मेरे सामने विजयपाल और उनके साथ आया वो तांत्रिक बैठे हुए थे और मेरे अंदर से बहुत अजीब डरावनी चीख निकल रही थी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। इस आवाज पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, मगर यह आवाज मेरे अंदर से आ ही रही थी। मुखिया कुछ दूरी पर खड़े डरा सहमा सा देख रहा था। विजयपाल और उनके साथ आया हुआ वो तांत्रिक मेरे सामने बैठे थे। उन दोनों पर मेरे अंदर से निकली उस डरावनी चीख का कोई असर नहीं हो रहा था। उनके हाथ नहीं रुके, वो लगातार मेरे ऊपर सिंदूर तो कहीं पानी और भभूति का छिड़काव लगातार करते जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आज मुझे बिल्कुल जला डालेंगे। तांत्रिक ने तेज आवाज में बोला कि तू जो कोई भी है, तू इस इंसान का शरीर छोड़ दे। क्यों? उसके हाथों गुनाह करवाए जा रहा है। इंसानों का दुश्मन है तू, इसलिए इंसानों को मार के खा जाता है। अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए इस इंसान को क्यों परेशान किए जा रहा है? यह कहकर उन्होंने एक बड़ी सी मोटी लकड़ी ली और उस पर सिंदूर को मलते हुए उससे पीटना शुरू कर दिया। वह लकड़ी जैसे ही मुझ पर पड़ रही थी, मेरे हलक से चीखें निकल रही थी, मगर मुझे बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे हलक से निकली चीखें अब दर्दनाक आवाज में निकलने लगी थी, मानो कोई चिल्ला के रोए जा रहा हो, और कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मैं कुछ देर तक बेहोश रहा। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे आसपास 2 पुलिस वाले खड़े थे और सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था। साथ ही वो विजयपाल और मुखिया जी भी खड़े थे। मुखिया जी परेशान दिखाई पड़ रहे थे। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुखिया जी, आपकी जल्दीबाजी काम आ गई, इसलिए यह बच गया। अगर इसे तुरंत अस्पताल नहीं लाते तो शायद यह मर जाता।
इतने में डॉक्टर आ गया और कहने लगा, अभी आप इस मरीज को थोड़ी देर आराम करने के लिए छोड़ दें, शाम तक आप इसका बयान ले सकते हैं। फिर वह तीनों वहां से निकल गए। मैं आंखें मूंदे लेटा हुआ था। मेरे शरीर में अब भी बहुत भयानक दर्द उठ रहा था। उस वक्त तो मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अभी मुझे काफी दर्द हो रहा था। नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो शाम तक मेरी हालत कुछ ठीक हुई और थोड़ा दर्द भी कम हुआ। इंस्पेक्टर दोबारा आया और उसने मुझसे पूछना शुरू किया कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया और तुम जेल से भागे हुए मुजरिम हो, इसके बाद भी तुमने कई गुनाह किए हैं। मैंने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और बोला कि मैंने मेरी बीवी का खून अपने पूरे होश में किया था, लेकिन उसके बाद मेरे हाथों कब खून हो जाता था उस पर मेरा कोई वश नहीं था। इंस्पेक्टर बोला, हाँ, यह बेशक है कि तुम्हारे ऊपर कोई साया था जिसकी वजह से यह सारे गुनाह हो रहे थे, मगर कानून इस बात को नहीं मानता। तुमने जिन जिन लोगों का खून किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, चाहे तुमने भले ही किसी और के वश में रह के किया हो। उसके बाद भी मैं अस्पताल में 2 हफ्ते तक रहा था। 2 हफ्ते बाद मेरी सेहत काफी बेहतर हो गई। उसके बाद मुझे सेंट्रल जेल भेजा गया। जेल में मैं गुमसुम एक कोने में बैठा रहता। मेरी जीने की इच्छा ही अब बिल्कुल खत्म हो गई थी। मुझ पर मुकदमा चलता रहा। मुझे सजा मिली जिसमें मुझे 25 साल की कैद हुई। मेरी तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो चुका था। जेल में पड़े मुझे 1.5 साल गुजर गया था। जेल में ही मेरी मुलाकात एक नेक इंसान से हुई। वो इंसान मुझे नहीं पता कि किस जुर्म में जेल के अंदर था और मैंने कभी पूछा भी नहीं। वो आदमी मुझे अच्छी बातें सिखाता था और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना सिखाता रहता। वो मुझे हमेशा समझाता था कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए तुम अपने आप को बिल्कुल ईश्वर की भक्ति में लीन कर दो, इससे तुम्हें शायद बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। मैं धीरे धीरे उसकी बातों की तरफ खींचता चला गया और धीरे धीरे मैं ईश्वर की भक्ति में पूरा लीन हो गया। मैं जेल में सुबह शाम हाथ जोड़कर भगवान की आराधना करता और हमेशा मन में अच्छे विचार रखता, क्योंकि मुझे पता था कि आगे मुझे 25 साल यही जेल में ही गुजारनी है। इस बार मुझे खतरनाक कैदियों के साथ रखा गया था ताकि मैं यहाँ से फरार ना हो सकूं, लेकिन वैसे भी मुझे अब फरार होकर करना ही क्या है। मुझे जिंदगी का मकसद कुछ दिख नहीं रहा था और ना ही बाहर जाने की कोई खास इच्छा थी। मेरी जिंदगी का कीमती वक्त तो ऐसे ही भाग दौड़ में गुजर चुका था और बाकी मेरी जिंदगी उस वक्त सबसे ज्यादा तबाह हो गई जब उस भयानक जंगल में वो शाकाल जीन मेरे ऊपर हावी हो गया था, जिसने मुझसे कई गुनाह करवा दिए थे, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी का चैन और सुकून छिन गया था। मैं अपनी जिंदगी के बाकी के दिन ईश्वर की भक्ति में ही लीन होना चाहता था। जितने अपराध मेरे हाथों से हुए, मुझे मेरी बीवी के अलावा किसी का कुछ मालूम नहीं, लेकिन वह सब मेरे हाथों मारे गए। मैं हमेशा उन आदमियों के कत्ल के गुनाह की माफी भगवान से मांगता रहता हूँ। मुझे पता था मैंने मेरी जिंदगी की तबाही की शुरुआत उसी दिन कर ली थी जिस दिन अपनी बीवी का खून किया था मैंने। अब बाकी की जिंदगी बस ईश्वर की भक्ति में लीन रह के ही गुजारना चाहता हूँ। तो साथियों, हमारी आज की यही स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी डरावनी स्टोरी थी, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि स्टोरी कैसी लगी, तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। और हाँ, अगर आप अपने आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए। तो अब चलिए अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं। सुंदरम सिंह यूपी, मुस्कान हिमाचल, लखीमा गाजियाबाद, राम कुमार शर्मा गुजरात, पंचम प्रजापति उत्तर प्रदेश, महेंद्र सिंह अहमदाबाद, एमडी अमरुल्ला अल्लम बिहार, कौशल उड़ीसा, जबीर अंसारी नागालैंड, सान्या गुड़गांव, कल्पना महाराष्ट्र, बलवीर सिंह पंजाब, रुद्र सिंह मिर्जापुर, विकास मुजफ्फरपुर, प्राची मिश्रा इंदौर, अमन शर्मा दिल्ली, अभय सिंह राजपूत बिहार। चलिए फिर मिलते हैं अगली स्टोरी पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।